वास्तु में प्रवेश द्वार का क्या महत्व है? प्रवेश द्वार का उतना ही महत्व है जितना महत्व आपके चेहरे का आपके शरीर में है। क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है? साउथ वेस्ट और वेस्ट ही है क्या? साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य दिशा। नैऋती देवता का स्थान के कारण उसे नैऋत्य कोण विदिशा का नाम दिया गया। जिस गतिमान से सूर्य पूर्व से पश्चिम तक पहुंचता है, उसी गतिमान से दिन भर की दिनचर्याओं को व्यवस्थित करने का नाम है वास्तु। जहां पर सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं करती हैं, उसे डेड लैंड बोला जाता है। भवन की संरचना का बहुत बड़ा महत्व है या भूमि की एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है? घर की वास्तु का फाउंडेशन उसकी लैंड एनर्जी है। 70% रोल है लैंड एनर्जी का, रिमेनिंग 30% रोल है ओरिएंटेशन का। सबसे बड़ी विद्या का नाम है सौर विद्या। जहां पर वास्तु कोई काम नहीं कर पाती है, वहां पर ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है सौर विज्ञान। जय जिन दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कॉन्वो कॉर्नर पॉडकास्ट सीरीज में। जिनवाणी चैनल की ये पहल वक्त के साथ, युग के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो हम भी नए ज़माने के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई खोजों के साथ, नए हमारे गेस्ट के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज जिस गेस्ट के साथ हम रूबरू हो रहे हैं, उन्हें मात्र गेस्ट कहना मुझे लगेगा कि उनकी जितनी डिग्निटी है उससे कम उनका इजहार होगा इस बात को कहने में। एक्चुअली वो एक कहा जाए तो बहुत बड़े भूवैज्ञानिक भी रह चुके हैं। वो एक ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जिन्हें कहना चाहिए कि थोरो नॉलेज है और एक बड़े स्कॉलर हैं। वो अगर कहें हम के ज्योतिष के बारे में भी जानते हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके अलावा स्वर विज्ञान की अगर हम बात करें, विशेषकर उन्होंने जो बड़ा काम किया है, तो स्वर विज्ञान को वास्तु से जोड़कर जो उन्होंने नए पैमाने और नए पैरामीटर्स स्थापित किए हैं समाज में, वो अलग बात है। कहना चाहिए कि वो बहुआयामी प्रतिभा के मालिक हैं और ये हमारा नसीब है, ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, नाम ले रहा हूं बहुत गर्व के साथ। आज हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र जैन साहब मौजूद हैं और उनका स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में। बहुत सारी जानकारी आज उनसे प्राप्त करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और मेरा बड़ा सौभाग्य है आज आपके साथ बैठने का। मैं आपके मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, उसमें जो एंकर्स बैठते हैं आपके साथ, तमाम सैटेलाइट चैनल्स पर हैं आप। दुनिया के, मतलब तो देश नहीं, दुनिया के कहना पड़ेगा, दुनिया आपको देखती है। और ये मेरे लिए सौभाग्य कि मैं आज आप पॉडकास्ट में आज आपके साथ हूँ। आपको जिनवाणी चैनल के स्टूडियो में तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन पॉडकास्ट सीरीज में शायद ये पहला पॉडकास्ट है आप। जी जी राजेंद्र सर, अब सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम इस बात के लिए कि आपकी बेसिक बहुत सारे सवाल हम जान चुके हैं। वास्तु क्यों ज़रूरी है, घर में वास्तु कैसे रखना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, बहुत बेसिक सवाल हैं और ये बेसिक आंसर्स मिलते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास है यहाँ पर आज, मैं आपके पास आपसे जो जानना चाहता हूँ जी। सबसे सबसे पहला कि वास्तु में प्रवेश द्वार का क्या महत्व है? क्योंकि वो प्रवेश द्वार ही है जैसे एंट्रेंस है हर चीज़ की। घर में आती है खुशियाँ, गम, मैं, बच्चे, सब चीज़ें, वेल्थ, उसका क्या महत्व है? देखिए, प्रवेश द्वार का उतना ही महत्व है जितना महत्व आपके चेहरे का आपके शरीर में है। जी। जिसमें आंखें भी हैं, नाक का छिद्र भी है, मुख भी है, कान भी है। ठीक यही उपमा दी गई है वैदिक वास्तु में कि मुख्य द्वार आपका मुख है। अब मैं बताता हूं, जो दो पल्ले होते हैं दरवाजे के, दो नॉस्ट्रिल, ईड़ा और पिंगड़ा, आज हालांकि वो दरवाजा एक हो गया, ये भी गलत हुआ। दो दरवाजे इसलिए लिए जाते थे, रखे जाते थे, जिससे कि वो कॉस्मिक एनर्जी को पूरा इंटर करके अंदर से, बाहर से अंदर ले जाए। हाँ, लेकिन अब हट गया वो रिवाज। आप प्राचीन जितनी भी इमारतों को देखेंगे कि उसमें जैसे ही दरवाजा होता था, दरवाजे के दोनों तरफ दो आले होते थे। बिल्कुल होते थे। दो आले में समय समय पर दो दीपक रखे जाते थे। वो दो आंखें हैं। और उसके और बाजू में देखोगे आप, जितने भी किले हैं और राजाओं के महल हैं, उनमें दो झरोखे लगाए जाते थे, वो दो कान हुआ करते थे। अच्छा। इसके बाद देखिए, आपकी मुख्य जो दहलीज हुआ करती थी, उसके नीचे का ओंठ, ऊपर का ओंठ, चौखट, ये मुख है, उसका ओंठ है, और वो अपर साइड, तो सब अंदर जाते हैं। अंदर जाकर के जैसे शरीर में रस रसायन बनता है, भोजन जब अंदर जाता है और सारे डिपार्टमेंटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक इसी तरह से कोई भी व्यक्ति यदि आपके मुख्य द्वार से आ रहा है, मेन डोर से, और फिर उसको जहां जाना है, रसोई घर में जाना, रस रसायन पाना, या विश्राम करना तो बेडरूम में चले जाना, चर्चा मीटिंग करना तो ड्राइंग रूम में चले जाना, ये है
मुख्य द्वार की महत्ता। अब मुख्य द्वार, बड़ी खूबसूरत परिभाषा दी है आपने डॉक्टर नहीं साहब, बहुत मैंने नहीं दी, खूबसूरत। मैं मतलब नहीं, देखिए आपकी वैदिक है, वैदिक है। वैदिक वास्तु में दी गई ये परिभाषा है, लेकिन आज भले लोगों ने आज इसे विकृत कर दिया है। नहीं, मैंने सुना ही नहीं है ये डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया है, महल का, दरवाजे का, कानों का, मुंह का, ऊपर चौखट, नीचे चौखट, इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन, ऐसा लगता है बस सुना और बिल्कुल मतलब तार्किक लग रहा है। डेफिनेटली ये तार्किक ही है और बहुत खूबसूरती से क्या किया गया है कि किस तरह से एनर्जी एक्चुअल में प्राकृतिक ऊर्जाओं को प्रवेश का द्वार को मुख्य द्वार कहा गया है, कि सारी जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी है उसको हम अंदर ले जाएं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कराएं। अब ये बेस जो है इसका कि कहां दरवाजा होना चाहिए जी। वो दरवाजों का हर दिशाओं के 2-2, 3-3 दरवाजे पद फिक्स किए गए। 32 पद हुआ करते हैं चारों तरफ किसी भी भूमि या भवन के। उसमें जैसे उत्तर दिशा में 8 पद होते हैं, तो उसमें तीसरा, चौथा, 5वां पद, पूर्व दिशा में तीसरा और चौथा पद, और दक्षिण दिशा में सिर्फ चौथा पद, और पश्चिम दिशा में चौथा और 5वां पद। इस तरह से दरवाजे। अब दरवाजे भी सभी के लिए सब खराब नहीं होते जी। कुंडली के हिसाब से जिनका मंगल उच्च का है उनको दक्षिण दिशा, जिनका सूर्य उच्च का है उसे पूर्व दिशा, जिनका बुध उच्च का है उन्हें उत्तर दिशा, और जिनका शनि उच्च का है उन्हें पश्चिम दिशा। इस तरह से दिशाओं का निर्धारण। एक मिनट रुकूंगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पॉडकास्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को सिर्फ एक तरफा पहुंचानी है। मुझे सवाल उठ रहा है इसमें। जी। आपने कहा किसी का शनि उच्च है या नीच है या जो भी है, तो घर में तो अलग अलग तरह के लोग हैं, तो कितने दरवाजे लगे? बहुत बढ़िया वैदिक वास्तु में बात कही गई है। सिर्फ आप गृह स्वामी का देखिए, अच्छा, और 3 पीढ़ी तक कुछ मत देखिए और सोचिए। एक गृह स्वामी का करने के बाद, जैसे आप अपने घर के मालिक हैं, अब आपने अपने राशि से अपनी कुंडली को देख करके दरवाजे को नियत कर लिया, निर्धारित कर लिया। अब आपके बेटे, आपके पोते को भी वही रहेगा और शुभ फल देगा। ये वैदिक वास्तु का सिद्धांत है। क्या बात, 3 पीढ़ी के लिए। वही मैंने कहा कि अगर इतने सारे लोग हैं तो आप कह रहे हैं कि अब किसी की कोई राशि कहीं उच्च है, कितने दरवाजे वाला ही घर हो जाएगा। किसी के भी, हालांकि राशि तो घर के मेंबर जो बनते हैं ना, ज्योतिष का जो सिद्धांत, वो इसलिए बनते हैं कि बहुत सारी समानता उनमें होती है, तब वो एक घर के सदस्य बनते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि अभी आपको जो लोग सुन रहे हैं, अब जब इतनी ज्ञान की बात सुनते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है, और उस कंफ्यूजन के पीछे बहुत बड़ा खर्चा दिखता है। हाँ जी। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब किसी ने दरवाजा बना लिया, महल जैसा घर बना लिया, बहुत अच्छा फ्लैट ले लिया, लाखों रुपए लगा दिया। अब आपकी बात सुन के मुझे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि भैया पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा दरवाजा सही जगह पे है कि नहीं है, कहीं मैं गलत दरवाजा। क्या गलत दरवाजा अगर घर में है तो कुछ बगैर तोड़ फोड़ के या कुछ हो सकता है, उसका क्या है? बिल्कुल हो सकता, कोई घबराने की बात नहीं है। वैदिक वास्तु ने बहुत अच्छी वैदिक व्यवस्था दी है। वैदिक व्यवस्था ये दी हुई है, यदि गलत जगह आपका मुख्य दरवाजा बन गया है तो आप उसे डोर पावर, जैसे आप जितने भी प्राचीन 1000 वर्ष पुराने मंदिरों में जाएंगे, किलों में जाएंगे, इमारतों में जाएंगे, उन सब में चांदी के सिक्के आप लगे पाएंगे। या जितने भी तोड़े गए हैं मंदिर या पुरानी इमारतें, उसके नीचे रत्न और चांदी के पत्थर पाए गए। ऐसा क्यों? ये इसको कहते हैं डोर पावर, यानी कि उस दरवाजे की ऊर्जा को इतना इनहैंस कर दो कि जिससे कि गलत जगह भी दरवाजा बन जाए तो भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे उत्तर और पूरब के दरवाजे में आप चांदी का पतरा डाल दीजिए। अच्छा। और दक्षिण दिशा जमीन के अंदर मतलब दहलीज के नीचे। समझ गया। हालांकि आज तो वो जो आपने बताया था ये होट वाला, आज तो दहलीज ही निकाल के अलग कर दी गई। चौखट को आज तिरखट बना दिया गया। तिरखट कैसे? तिरखट 3 पीस, मतलब 2 खड़े, एक ऊपर का, अच्छा, जो नीचे, अच्छा, नीचे पत्थर हो गया या बेस जमीन हट गया, वो हट गई। कल्चर ही नहीं है। चौखट इसलिए उसका नामकरण किया गया था, 4 पीस को चौखट। लेकिन अब बड़ा शाब्दिक अर्थों से देते हैं, बहुत शब्दों से सही नाम लेना पड़ेगा। तिरखट लगाते हैं, नाम बोलते हैं चौखट, स्थापना तिरखट को लगाते हैं। तो तिरखट नहीं, चौखट के नीचे चांदी डालिए। घर में रखी चांदी कोई काम की नहीं है। माँ की पहनी हुई हो, क्या बात, माँ की पहनी हुई हो तो खूब धन संपदा को बढ़ाएगी। चंद्रमा का दुआएं होंगी, उसमें दुआएं होंगी, माँ की एनर्जी होगी। बेशक। और
चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि चांदी चंद्रमा की और माँ रिप्रेजेंट करती है, लिविंग है माँ। हाँ। माँ रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को। अच्छा। तो मैंने तो हजारों जगह, लाखों जगह ये डलवाया है, चाहे वो N1 में हो, चाहे N6 में हो, चाहे N7 में हो या N8 में हो, कर्ज द्वार पे भी हो, लेकिन जैसे ही चांदी डल के चांदी चांदी हो जाती। एक मिनट रुकूंगा बीच में। आपने कहा मैंने कई द्वारों पर डलवाया। जहां तक मुझे नॉलेज है, मैं सारे परिवारों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में काम किया है और अपना एक्सपर्ट सॉल्यूशंस दिए हैं। मुझे जहां तक पता है, शायद मुझे कहना चाहिए कि नहीं पॉडकास्ट में, बिरला परिवार से भी आपका संबंध रहा है। देखिए, मैं ज्यादा नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि और लोगों के लिए नाम लेना ठीक नहीं है। नाम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे MP बिरला ग्रुप ने एक सीमेंट इंडस्ट्री रिलायंस से खरीदी थी। जी, ठीक है, मैहर में। जी। और वो लोग अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। उसका नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम मतलब पहले नहीं कर पा रहे थे। चांदी, मैंने सिर्फ चांदी का ही प्रयोग किया है उसमें, और कुछ भी नहीं। 1 kg चांदी, 1 किलो चांदी डलते ही चांदी चांदी हो गई। आज देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, MP बिरला ग्रुप की सीमेंट मैहर विथ लोकेशन से शायद एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस चांदी से उनका सीमेंट सोना हो गया। सोना सर, डायमंड। क्या बात, डायमंड, क्या बात। आजकल सोशल मीडिया पर अब सब लोग देखते ही हैं। मतलब मैं तो कहूँगा यंग भी और बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सबके हाथ में मोबाइल है। सोशल मीडिया बेनता है। अब तो कहना भी अलग होगा कि सोशल मीडिया को हटा दो, पॉसिबल नहीं है। तो सारा ज्ञान वहाँ से आदमी लेता भी है। लेकिन एक डिसएडवांटेज उसका ये है, जो कहना चाहिए, मैं तो कहूँगा बहुत गलत है ये बात, कि तमाम तरह के लोग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वीडियो बना देता है। ये अभी आजकल साउथ वेस्ट और साउथ के बारे में बहुत आ रहे हैं, इतना कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ये क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये है क्या? देखिए, साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य दिशा। अब नैऋत्य दिशा, नैऋत्य की पहले इसके मायने बताइएगा हमें। नैऋति देवता का स्थान के कारण उसे नैऋत्य कोण विदिशा का नाम दिया गया। 4 दिशाएं होती हैं। उसकी 4 विदिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं के आप नाम जानते ही हैं। 4 विदिशाओं में ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट के में दरवाजे का लोग कह रहे हैं कि जैसे पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हुआ है, कुछ को होता है, लेकिन ध्यान रखना, जिनका राहु उच्च का है उनका कोई बाल बाका ना कर पाया ना कर पाएगा। ये बात बड़ी अधूरी सी सोशल मीडिया में वायरल करके लोग अपने व्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इस चक्कर में लोगों को हम कहीं बहुत ज्यादा भयभीत तो नहीं कर दे रहे हैं। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिनके साउथ और वेस्ट में रोड जा रही है और दरवाजा भी वहीं से आया है, और वो 7वें आसमान पर तरक्की कर रहे हैं। इसी कई इंडस्ट्री आप उठा करके देख लीजिए। लेकिन जब मैंने उनकी कुंडली को उठा करके देखा, तब पाया कि उनका राहु उच्च का पाया। तो ऐसा हम भय डाल करके नहीं, जिनका राहु उच्च का है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। और जिनका मंगल उच्च का है, जो मंगल के स्वामी हैं, या जिनका मूलांक 9 है, जिनकी कर्क मकर कन्या राशि है, उनके लिए दक्षिण भी अशुभ नहीं है, शुभ है। डॉक्टर साहब ने कहा कि डराइए मत लोगों को, आप परेशान मत कीजिए, भयभीत मत कीजिए, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कॉमर्शियल हो जाने के लिए या बिजनेस करने के लिए। डॉक्टर साहब की ये बात इसलिए मुझे खूबसूरत लगती है कि डॉक्टर साहब खुद एक बहुत बड़े, हालांकि ये बात वो पसंद नहीं करेंगे कहना, खुद दान पुण्य में बहुत विश्वास करते हैं और बहुत ही मिनिमम परिग्रह, इतना जितना कि ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, करते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब विधा के आप मालिक होने वाले हैं, जब किसी विधा के पारंगत हैं, तो आपका पवित्र होना, पायस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस विधा से किसी भी तरह की नकारात्मकता आप ना फैला सकें। डॉक्टर साहब, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको, इसलिए कि आप, सबसे पहली बात तो यह है कि लगभग आप सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जैनिज्म के हिसाब से लगभग दीक्षाओं जैसा आपने मेरे ख्याल प्रतिमाएं भी ले रखी होंगी मेरे ख्याल से। जी देखिए, धन्यवाद का पात्र भय नहीं, धन्यवाद के पात्र तो वो ऋषि मुनि संत हैं जिनने इस सिद्धांत को बनाए। धन्यवाद के पात्र, या जिनको धन्यवाद शब्द देना भी उचित नहीं होगा, हमारे गुरुजी परमहंस से भी वर ऊपर हैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनके ही आचरण को कुछ कुछ बाल के बराबर स्पर्श करता हूँ। बाल के बराबर ये हाल हो जाता है। हाँ, बाल के बराबर में ये हाल है। सही और जब, क्योंकि गुरुदेव की गति और प्रतिलिपि हमारे पास है, हमारे पास उनकी पिछी
पिच्छी का बेशक उपकरण मेरे पास है, बस उससे बड़ा बहुत जरूरी है। मैं यही कह रहा हूँ, जब विधा हमारे पास हो तो पवित्रता अंदर बहुत जरूरी है, अन्यथा उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और सब ये वास्तु में सूर्य की रोशनी और चांद की चांदनी, जी, इसका भी कोई लेना देना है? मतलब सूर्य इतनी दूर है, चंद्रमा इतनी दूर है, तो मतलब कोई लिंक है इसका? हाँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सूर्य को, रोशनी चंद्रमा को आप तक रोशनी पहुंचाने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड में वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी को आप तक दे पाता है। मैं कहूं कि सारा सिद्धांत सिर्फ सूर्य पर ही निर्भर है वास्तु के। सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है। जिस गतिमान से सूर्य पूर्व से पश्चिम तक पहुंचता है, उसी गतिमान से दिन भर की दिनचर्याओं को व्यवस्थित करने का नाम है वास्तु। ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू सन, खुल के बताइए, नथिंग एल्स। कैसे? देखिए मैं बताता हूं। आप जो भी ओरिएंटेशन करते हैं, जैसे दरवाजा बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं और गेस्ट रूम बनाते हैं, ब्रह्म स्थान, तो सूर्य जहां जब सनराइज होता है ईस्ट में, तब आप मेन डोर बनाते हैं। फिर वो पहुंच जाता है 9 से 12 बजे तक। कहां पर सूर्य पहुंचता है? साउथ ईस्ट में, वहां पर खाना बनाते हैं। जब वह पहुंच जाता है साउथ में, तो इंफ्रारेड देता है, तो मोटी दीवारों दरवाजे बंद कर देते हैं। वो विश्राम की अवस्था है। और साउथ वेस्ट में सूर्य स्टेबल होने लग जाता है। साउथ में जैसे ठीक ऊपर पहुंचता है जब 12 बजे के बाद, 2 बजे, तो वो साउथ की स्थिति। और उसके बाद जब नॉर्थ वेस्ट में वह ठंडा वेस्ट में अस्त हो जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा वेस्ट में उदय हो गया, मतलब अब चंद्रमा आ गया, शीतलता आ गई। तो आपने अपने घर के फ्रिज बनाए, लेकिन नेचुरल फ्रिज वो है, नॉर्थ वेस्ट में शीतलता देता है चंद्रमा, इसलिए आपने स्टोर रूम बनाया। खाद्यान्न पदार्थों को रखने का स्थान निर्धारित किया गया है। सारा चंद्रमा की चांदनी और ओरिजिनल प्राकृतिक सब कुछ 100 नहीं 1000% सनपाथ डायग्राम बनाना चाहिए सबसे पहले प्रत्येक वास्तुशास्त्री को, प्रत्येक घर में, कि सूर्य की किरणें किस किस मौसम में कहां आती हैं, वहां पर वो एनर्जेटिक आइटम लगाएं। वहां पर विंडो नहीं तो डोर नहीं बन पाता तो विंडो बनाएं, या फिर वो दीवारें पतली रखें, जिससे कि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। जहां पर सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं करती हैं, उसे डेड लैंड बोला जाता है। शायद इसलिए वैदिक वास्तु का सिद्धांत है कि बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं। क्या बात है? सूर्य की किरणों में सिल्वर गोल्ड सब कुछ है, विटामिन डी, जो मैं अभी सोना चांदी की बात कर रहा हूं, सोना चांदी की बात कर रहे हैं आप, तो सोना गोल्ड मिलता है। आत्मा का च्यवनप्राश है उसमें। आत्मा के च्यवनप्राश से भी बहुत बड़ा च्यवनप्राश है। क्या बात? सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एवरीथिंग। जब वो इंफ्रारेड आ जाती हैं 2 बजे के बाद, तब उसको दीवालों को मोटी कर दो, इसलिए कि इंफ्रारेड नहीं चाहिए मुझे। बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। अभी बंद कर दो, विश्राम करो। मेन प्रिंसिपल जो है वास्तु का, सूर्य से चल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चंद्रमा, जब चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्लाट को कहा जाता है वास्तु में, जिसकी नॉर्थ साउथ एक्सिस लंगर होती है, वो चंद्रभेदी, मतलब उसमें चंद्रमा का प्रभाव होगा, तो घर में सुख शांति होगी, व्यापार की वृद्धि होगी। और सूर्य मतलब पाथ है ईस्ट वेस्ट एक्सिस, जिनमें लांगर होगी, वो सूर्यभेदी प्लाट, यानी कि वह प्लाटों को आपके लिए मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रभु ही बैठ सकते हैं सूर्यभेदी प्लाट में, और तो कोई झेल भी नहीं सकता है। नहीं झेल सकता। एक और सवाल है हमारे पास आपसे, बड़ा मज़ेदार सवाल है। ये जानना चाहते हैं, ये बिल्कुल सीधा मतलब हमारे लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे फिलोसफिक सवाल भी देते हैं, और कई बार बहुत गहरी फिलोसफी में भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही ईजीली समझाते हैं, तो मज़ा भी आता है समझने में। ये सवाल डायरेक्ट जुड़ता है हमारा, ये जो भवन की संरचना है, ये भूमि की जो एनर्जी है, आपका जीव वास्तु भी है, और आपने इससे बहुत लोगों को लाभ पहुंचाया, आप स्वर विज्ञानी भी हैं। फिलहाल मैं सवाल ये कर रहा हूं कि भवन की संरचना का बहुत बड़ा महत्व है या भूमि की एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है? देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप धरती में बैठे हैं कि आसमान में?
जब आप भवन बनता है, मैं तो धरती में बैठा, धरती में बैठते ना, इस वक्त भी बैठे इस वक्त भी धरती पर बैठे, और आसमान की ऊर्जाएं 8 मिनट 20 सेकंड में आप तक आएंगी। सबसे पहले एनर्जी कहाँ की होगी? यदि मैं आग लगाऊंगा, मैं यहाँ 70% रोल है लैंड एनर्जी का। अच्छा, जिस माँ की कोख में आप पलते हो वो बेस धरती माँ की बेस है। लेकिन आज वैदिक वास्तु की हत्या ही कर दी गई। आज लोग कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा मानने लगे, यानी कि ओरिएंटेशन जो किया जाता है वो कॉस्मिक एनर्जी पे आधारित होता है कि सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें आएंगी, वो जहां जहां पहुंचेंगी उससे ओरिएंटेशन। लेकिन जिस पर आपका घर का फाउंडेशन टिका हुआ है, वो फाउंडेशन महत्वपूर्ण है या क्या है? बिल्डिंग बनना धराशायी हो जाएगी यदि फाउंडेशन अच्छा नहीं हो। ठीक इसी तरह से आपके घर की वास्तु का फाउंडेशन उसकी लैंड एनर्जी है। 70% रोल है लैंड एनर्जी का, रिमेनिंग 30% रोल है ओरिएंटेशन का। आई मीन टू से दैट कॉस्मिक एनर्जी, सूर्य की किरणें जब, या चंद्रमा या शुक्र या शनि, जो भी ग्रह हैं, वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर धरती पर, तो एक एक दिशा में उनकी प्रोजेक्ट होती है। दोस्तों, आज मैं उस चीज को ओपन कर रहा हूं जिसके कारण वास्तविक परिभाषा ही इस देश में परिभाषित नहीं हो पा रही वास्तु के नाम की। क्योंकि वास्तविक परिभाषा ये है कि वास्तु संस्कृत के वत् शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सिर्फ निवास की भूमि। भूमि कैसी है? जागृत है, सुप्त है, बाधित है, सापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य है, किस कार्य के योग्य है, इसका निर्णय करने का नाम वास्तु है। अच्छा, 70% रोल जो मैंने कहा है। अब उस लैंड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस पर आपके कार्यों के लिए सिलेक्ट करना है। मैंने देखा कितने लोगों ने सब कुछ उल्टा बना लिया, बिल्कुल उल्टा बना लिया, और वो भी मजे में पाए गए। रीजन ये कि वहां की 70% लैंड एनर्जी वो बेहतर, बहुत बढ़िया थी, वो बहुत मजबूत थी। उसने उसको भी हटा दिया, उसके नेगेटिव को भी हटा दिया। और एक जब हमने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे कि जिनके यहाँ की लैंड एनर्जी पुअर थी और उनने पूरा ओरिएंटेशन ईशान पर बाकायदा सारे पदों के हिसाब से दरवाजे और वो सब बना लिया, 360, फिर भी एनपीए हुए वो, फिर भी उनके घर बर्बाद हुए, फिर भी घर में अशांति छाई गई, रात में आवाजें पाई गई। उसका कारण ये था कि लैंड एनर्जी बहुत पुअर थी, बहुत निगेटिव थी, और वो 70% पार्ट है, 70% पार्ट है। इसलिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा, तर्क कुतर्क आप करते होंगे कि उनके घर में तो ईशान में टॉयलेट बनी है, फिर कैसे हो रहा है, उनके घर में तो ईशान में चूल्हा जल रहा है, और उनके घर में तो ये ईशान में बेडरूम बना हुआ। वो तो बड़े मजे में मेरे ऊपर वाला फ्लैट वाला, कई और फैक्टर्स काम करते हैं, एक ही फैक्टर पे नहीं। हम अपनी सीमित बुद्धि से, लिमिटेशन से एक ही फैक्टर के हिसाब से पढ़ लेते हैं और उसको बात करते हैं। बट एज ए स्कॉलर जब आप बता रहे हैं तो मल्टी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका अलग काम कर रहा, पैर अलग काम कर रहा, नजर अलग काम कर रही है, जुबान अलग काम। जुबान ऐसा नहीं कर सकते कि एक अकेले से सब पार हो जाएगा। इसलिए लैंड एनर्जी का रोल 70% है, और यदि जहां पर लैंड एनर्जी बढ़िया होती है वहां पर ओरिएंटेशन के संबंधी दोष अपने आप नलिफाइड हो जाते हैं। अब जरा एक लालच का प्रश्न आ जाता है। हाँ बिल्कुल, लालच क्या मतलब? आदमी आपको सुनना है, आप एक्चुअली इतने गहरे जा चुके हो, आप इतनी मतलब कहना चाहिए आप हजारों PhD के बराबर आपने ज्ञान ले रखा है। अब होता क्या है, आप इतने गहन चले जाते हैं कि आपको समझने के लिए डाइल्यूट करना पड़ता है मुझे ज्ञान को आपके। आप गहराई में चले जाते हैं, आपका उद्देश्य ये नहीं होता है कि लोग आपको सुने, आपको बुलाएं और आपको धन कमाना है। एक्चुअली आपको ज्ञान को प्रवाहित करते हुए एक तरीके ब्राह्मणीय स्वरूप में आ जाते हो। अब मुझे अपनी बात बताओ, आपका सुनने के बाद ना एक आदमी के दिमाग में आएगा, भैया मुझे बताओ, आपने इतनी सारी कमियां बता दी एनर्जी भूमि की है, उसको डर होगा कि ये बताओ ये तय कैसे होगा कि मैं जमीन खरीदते में हाँ कैसे पता लगाऊं कि ये एनर्जेटिक है कि नहीं है, शापित है कि नहीं है, और अगर बाय दी वे मेरी मैं ले चुका हूं तो उसका उपाय क्या है भैया? देखिए, बहुत सरल से तरीके आप सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय वास्तव में बहुत टफ भी है, बहुत इजी भी है, क्योंकि इसकी तो एनर्जी चेक करने की करीब 37 मेथड हैं, मेजर 37 तरीके हैं मेजरली। उसके अलावा माइनरली 108 तरीके बता रहे हैं आप, या 37 स्टेप हैं? 37 स्टेप नहीं, 37 टाइप की मेथड है मेजरली। 108 और भी हैं,
ऐसे My तो God. हजारों मेथड My हैं, God. जिसमें देखिए कम से कम 108 मेथड है निमित्त ज्ञान की, जिससे भूमि का परीक्षण किया जाता है निमित्तों को देख के। जब जिस जमीन पर आप पहुंचे उस समय क्या कहां पड़ा हुआ था उसको देख करके, रास्ते में आप जा रहे थे तो किसने रास्ता काटी, क्या आपको रास्ते में दिखा, उससे आप उसके घर को बता सकते हैं, उसकी लैंड की एनर्जी को बता सकते हैं। फिर आप अच्छा। जिस भूमि पे पैर रखते हैं, पैर रखते ही आपकी सांसों सांस में परिवर्तन आ जाता है और आपकी सांस आपको उस भूमि की एनर्जी को बता देती है कि वह भूमि रेसिडेंशियल पर्पस की है। अब यहाँ स्वर विज्ञान जोड़ दिया आपने। मैंने नहीं जोड़ दिया। नहीं नहीं, मतलब हमारे नहीं, आचार्यों आप ने, काम करते हैं ना उसको, भगवान आपने रिलेट शिव- किया उसको। भगवान शिव ने जोड़ा है। अच्छा। भगवान सुखचंद आचार्य ने, वाह, वाह। भगवान शिव ने जो पार्वती को ज्ञान दिया था वो मेरा ज्ञान नहीं है। लोग आज की डेट में कहने लगे उसको तो कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र है, शायद कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से। साहब, उससे बड़ा कोई तंत्र, उससे बड़ा कोई मंत्र, उससे बड़ा कोई यंत्र इस विश्व में नहीं है। क्या बात। 3 लोक में सबसे बड़ी विद्या का नाम है स्वर विद्या। जहां पर वास्तु कोई काम नहीं कर पाती है वहां पर ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है स्वर विज्ञान, जिससे आपने कहा कि जमीन पे रखते ही ज्ञान नहीं है, वो बदल जाएगा। जमीन पे स्वाभाविक है। तो ये एक आम आदमी पता लगा लेगा। जब आप किसी आम आदमी की सांसों से, क्यों नहीं, वो सांसों से कभी मुखातिब नहीं होता है, अच्छा, लेकिन उसकी सांसें तो प्रॉपर काम करती हैं। जिस दिन सांसें काम करना बंद कर देंगी उस दिन उसका तो रहेगा ही काम नहीं। तमाम हो जाएगा। काम तमाम हो जाएगा। उसकी सांस उसे सब कुछ बताती है, हर मिनट हर सेकंड का जी, जी। भविष्य बताती है। Exactly। लेकिन वो उससे फ्रेंडली होता ही नहीं है। बेशक सही बात है। तो सांसों के माध्यम से उस भूमि को Okay। पहचाना जा सकता। आज मैं आप सभी को एक ऐसी मेथड बता देना चाहता जी। हूं जिससे हर व्यक्ति आसानी से पहचान सके उस भूमि की लैंड एनर्जी। जैसे वाह। जब कोई भूमि जमीन से जुड़ी हुई हो, उस जमीन में एक गड्ढा खोदे और उस गड्ढे में अपने इष्ट का स्मरण करके चंद स्वर के जल तत्व में उस गड्ढे में पानी ऊपर से डाले और यदि पानी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने लग जाए, उस गड्ढे में पानी क्लॉकवाइज, देखिए क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है वास्तु में। अच्छा जी। यदि क्लॉकवाइज मूव करने लग जाए तो समझ लेना कि वह भूमि श्रेष्ठतम है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो समझना कि यह भूमि ठीक नहीं है, या तो उसका उपचार करो, 16 संस्कार सर करो। पहले एक मिनट, गड्ढा कितना खोदना है? गड्ढा क्योंकि एक एक चीज बताओ, लोग करेंगे, बिल्कुल सही नहीं है। लोग करेंगे इसे। 11 इंच 11 इंच गड्ढा, और डायमीटर क्या कोई विशेष नहीं, एक कटोरे के बराबर? एक कटोरे, बड़े कटोरे ठीक के है, बराबर। ठीक है। पानी कितना? 5 इंची का चौड़ा। 5 इंची। पानी कितना? पानी तो जितना उसमें भर जाए उतना भर जाए। और ये कैसे पता लगाऊंगा मैं? ये देखिए, ये बाई नाक है जो ठीक है। चंद्र नाड़ी है, ठीक है। ये दाई नाक है सूर्य नाड़ी है। आप ध्यान चंद्र दीजिएगा, नाड़ी में सारी डालें, चीजें समझ लीजिए। हाँ हाँ जी, चंद्र नाड़ी में डालें। शुरू से बताइए सर, कैसे देखिए, करें, जाएं। मैं एक बार पुनः बता देता पुनः हूं, बताइए। और आप कहेंगे तो मैं कई मेथड बता नहीं नहीं, दूंगा। लोग नोट कर रहे होंगे इस वक्त इसको, उनके लिए बड़े बिल्कुल काम कर का है। लीजिए। हाँ मैं आपको बता दूं, जी, 1000 मेथड एक तरफ, कई करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट एक तरफ, क्या बात। लेकिन ये 2 मेथड जो हैं, एक स्वर की मेथड, जितना बड़ा अरबों का इंस्ट्रूमेंट प्रभु ने आपको क्या इन्वेंट बात, करके क्या भेजा बात। है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं इंस्ट्रूमेंट सर, नहीं कोई बन सकता। बेशक। और ये जमीन के अंदर की ऊर्जा चेक करने वाला मशीन स्वयं जमीन में है, हाँ। वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही मैग्नेटिक एनॉमली है, वही सन रेज वहां पर पड़ती हैं और वही चेक कर देता है यदि पानी का मूवमेंट क्लॉकवाइज। जैसे एक गड्ढा खोदा हमने 11 इंच 11 इंच का, 11 या 15 इंच तक का लगभग, खोद लीजिए, लगभग। 5 या 7 इंच चौड़ा खोद चौड़ा रख लीजिए, लिया, ठीक है। और उसमें ईस्ट फेसिंग करके पूर्व ओके। दिशा की तरफ हमारा अपना मुख करके और ऊपर से खड़े खड़े अपने इष्ट का स्मरण करके उस गड्ढे में पानी को छोड़ते जाइए। जब गड्ढा भर जाए तो उसके मूवमेंट, धाराएं जो पानी की चलेंगी वो घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चल रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, उसमें एयर बबल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ओके। उससे आप समझ जाओगे कि वह भूमि कैसी है। जैसे यदि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ओके। तेज गति से चल रही है यदि तो और पानी पॉजिटिव है। स्पीडली, हाँ। तो बहुत ज्यादा। अच्छा, उसकी और स्पीड, मंद मंद स्पीड, त्वरा, उसकी एनर्जी त्वरा, है, जी, समझ उसकी गया, एनर्जी। acceleration। और यदि क्लॉकवाइज स्थिर हो गई हो गए, तो स्टेबल है, मतलब वो भूमि कहीं ना कहीं दूसरे के कब्जे में है, मतलब वह बाधित है। अच्छा, बाधित है ये बंधन ये में। ये चल के रुक गई है, मतलब रुकी हुई नहीं है? नहीं, सीधे पानी डालने डाला पे और रुक रुका हुआ जाती है, ओके। मैं तो ठीक, ओके। मेरे कई हजारों स्टूडेंट पूरे भारत में हैं, वो तो हमें सभी इस पता है। मेथड को हाँ, करते हैं, पता है। और इसके रिजल्ट कोई छिपा नहीं सकता। इसमें कोई मशीन वसीन नहीं लेना है,
मुफ्त में कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा उपाय बताया। अब यदि इसमें रुक गई तो बाधित है, एंटी क्लॉकवाइज तो कोई ना कोई निगेटिव है, निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट जमीन के अंदर है। अब फिर एयर बबल बनना बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, बस नहीं बड़ा मजेदार है। बस एक बात थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। अब ये सुन के मतलब अगर उसमें उसको नेगेटिव दिखता है तो आदमी आपको कहाँ पकड़े? मुझे कहाँ पकड़े नहीं मतलब कैसे, वो क्या करेगा? वो तो आपको फंसा दिया आपने, तो नकारात्मक दिख गई। अब वो कहेगा मैं क्या करूं, इसके बाद तो डॉक्टर साहब ही नहीं है मेरे पास। इसका उपचार क्या करे, ये पूछना चाह रहा है जी, बताइए। अब इस मिट्टी को निकाल के, यदि वो निगेटिव है, क्योंकि आज इतना पैसा तो है नहीं है कि एक प्लाट की रजिस्ट्री कराई फिर उसे छोड़े, इसमें 10 लाख रुपए बर्बाद, और लोन है, तमाम लोन है भाई, बहुत। तो उस मिट्टी को खोद के बाहर फेंके, ओके, उसकी पूरी जमीन की घुटने तक फेंके, मतलब 2 फीट उस प्लॉट की बाहर, फिर से ये मेथड अप्लाई करें, फिर से करा, फिर से ये मेथड किया। यदि पॉजिटिव आ गई तो बस उतना है, और यदि फिर भी नेगेटिव आई फिर नीचे तो जाओ, कमर तक खोदे, ओके, और फिर भी नेगेटिव आई तो पूरी जितनी गृह स्वामी की हाइट है उस तक खोदे, फिर ये मेथड करें। गृह स्वामी की हाइट को खोदने के बाद हर जमीन पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा देश के बड़े बड़े उद्योगपति फ्लैट में रहते हैं, सुखी हैं, संपन्न है, समृद्ध है, सब कुछ है, क्योंकि उनके जो मल्टी स्टोरी बनती है उसमें 10, 12, 15 फीट मिट्टी को खोद के बाहर फेंक दिया जाता है। स्टिल्ट बनाते हैं, क्योंकि उसमें कारों के लिए, इसके लिए और नीचे के लिए स्टिल्ट के लिए। हाँ, अब इसमें एक और बात, खोद दी, खाली कर दी, भरना क्या है? भरना कुछ नहीं है, उसमें भरना क्या, उसमें भी कुछ मिट्टी। हाँ, अब उस मिट्टी जब खोदी दी है आपने, तो उसका भूमि को इनर्जाइज कर लो। मंत्रलॉजी, यंत्रलॉजी, पिरामिडलॉजी, जैमलॉजी, मर्कलॉजी, बहुत सारी चीजें उसमें एनर्जेटिक डाल दो, या मंत्रों के जाप कर दो, या श्रेष्ठ जगह की कहीं जिस खेत में अच्छी फसल उगती हो उसकी मिट्टी लाके डाल दो। ओके, किसी धर्म स्थान की भी ला सकते हैं? धर्म स्थान की मत, घर के स्थान में डाल देना। अच्छा अच्छा अच्छा, धर्म स्थान की मिट्टी सिर्फ डालना। अच्छा, वो मैंने पूछ लिया, मेरा मंदिर बन रहा हो, वरना दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? भोगी और योगी की मित्रता कैसे? और वो कंफ्यूज होगा, अर्जुन की स्थिति में आ जाएगा, मैं लड़ूं या जाऊं, या धर्म को पाऊं या युद्ध करूं। उस भूमि को ऊर्जावान बनाने के लिए देशी गाय या कपला गाय मिल जाए तो बहुत बढ़िया, काली गाय, उसके मूत्र को पूरी तरह से गौमूत्र डाल दो और कैल्सिफिकेशन कर दो, यानी कि चूना को घोल करके पूरी मिट्टी में पिला दो, पूरी की पूरी निगेटिविटी पलायन हो जाएगी। कई पीढ़ियों से एक ही घर में रहते चले जा रहे हैं, 5-5, 7-7, 9-9 भाई होते थे, एक छत के नीचे रह जाते थे। आज तो एक से दूसरा हुआ, घर का बंटवारा, न्यूक्लियर फैमिली में बंटवारा हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली में बंटवारा होने लगा। ये दुष्परिणाम है कि आपने कैल्सिफिकेशन, हम दूर जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं, अपनी रूट से अलग हट गए। आप वैदिक वास्तु को बिल्कुल छोड़ के आदमी निकल पड़ा है। एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं, वो ये है कि वास्तु का प्रभाव सिर्फ हमारे भवन पर ही पड़ता है प्रभाव, या आसपास की चीजें जैसे वृक्ष है या कुछ है, इन पर भी पड़ता है? देखिए साहब, सूर्य की किरणें 8 मिनट 20 सेकंड में जब आती है, तो सबसे पहले कौन इनहेल करता है उनको, कौन कैप्चर करता है? आपको मालूम है इस धरती पर सबसे ज्यादा यदि रिसीवर है, सबसे बड़ा रिसीवर, तो वो है वृक्ष। बारह मेहर ने बहुत अच्छे से वृक्ष वास्तु का वर्णन किया है। किसने? बराह मेहर। अच्छा अच्छा अच्छा, बराह मेहर। अच्छा अच्छा, जिनने वृक्षों की एक एक जाति प्रजातियों के लिए सब टाइप के वृक्ष बताए हैं। अच्छा। यदि व्यापार को उन्नत करना है, प्रोग्रेस कराना, तो उसमें कौन से वृक्ष लगाइए? मैं तो पहली बात तो आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, वरना हमारे दर्शक कहेंगे कि आपके घर पर ही प्रभाव बाद में पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य की किरणों को रिसीव या कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं हमारे आसपास के वृक्ष, और इसलिए कहते हैं कि हर घर में गमले अवश्य होना चाहिए, छोटे छोटे वृक्ष होना चाहिए, दिशागत होना चाहिए, दशागत होना चाहिए, और किस दिशा में कौन से वृक्ष लगाना है। अच्छा। इसका भी बारह मेहर ने बहुत स्पष्ट कहा है, लेकिन घर पूरी तरह वृक्ष से ढका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, चाहे वो दक्षिण दिशा हो या पश्चिम, जितना उनकी जगह है, जितना बताया है वैदिक में उतना रखें। हाँ, वरना जैसे कई लोग मैंने देखा है कि बेडरूम पूरा ढका हुआ है वृक्ष से। देख लेना, एक डाटा मैंने एनालिसिस किया है, बहुत सारी केस स्टडी की है कि उन घरों में उन लोगों को जो बेडरूम में सो रहे होते हैं
उन सबको सर्वाइकल की प्रॉब्लम पाई गई। अच्छा, सभी एक मिनट, सर्वाइकल तो मुझे है, तो मुझे तो बताओ क्या देखना है मुझे। सर आप ये देखिए कहीं आपके पीछे की खिड़कियां तो नहीं है, बेडरूम के पीछे सर राइट साइड है। राइट हो चले आप, नहीं बिल्कुल खिड़की भी है, सारे खिड़की है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। और यदि दरवाजे और वह पीछे का वृक्ष रहा, पेड़ ढका हुआ आपके बेडरूम से, तो सर्वाइकल, चाहे मैं फ्लैट में हूँ, फ्लैट के पीछे भी चाहे है तो कुछ भी हो, तो हवा तो चाहे फ्लैट में आती है या बंगलों में आती है, पीछे सब तो में पेड़ आती है, तो वो क्या करें? पेड़ है तो वो आपके लिए सर्वाइकल। देखिए तो अपनी रूम बदलने, बिल्कुल रूम बदल लीजिए, सही अच्छा। दिशा में सोइए, आप अपनी कुंडली देख करके सोइए। ओके। कई लोग अच्छा। आज जो कह रहे हैं, सॉरी मैं यहाँ आपको ज्यादा समय ले रहा हूँ। नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं। डॉक्टर साहब सही बताऊं तो ये सवाल ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, उनकी जिंदगी देखिए से जुड़े सभी लोग कहते हैं कि सब लोग वास्तु के अनुसार उनके लिए साउथ वेस्ट ही बेडरूम श्रेष्ठ होगा। हाँ। लेकिन जिसका राहु केतु नीच का होगा, राहु, उसके लिए साउथ वेस्ट भी ठीक नहीं होगा। वो इसे कहते कस्टमाइज्ड वास्तु। वो पहले स्टडी करें अपने कुंडली की कि उस व्यक्ति के भाग्य को जागृत करने वाली उस कुंडली में कौन सी दिशा उनके बेडरूम के लिए सर्वश्रेष्ठ हो रही है, कि उनके भाग्य को जागृत कर रही है। यदि उनका मंगल उच्च का है तो दक्षिण दिशा में सुला दीजिए। अच्छा, दक्षिण दिशा में सो सकता है। ओके। और यदि उसका सूर्य उच्च का है तो कोई दिक्कत नहीं है, भले वो ग्रह स्वामी है, उसको ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बना दीजिए। मैंने तो उत्तर दिशा में भी ग्रह स्वामी को सुलाया है। एक ऐसा किस्सा था कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था, बोले वास्तु के अनुसार ही मैंने घर बनाया, और वास्तुविद ने मुझे साउथ वेस्ट में सुलाया। मैंने उनकी कुंडली को उठा के पढ़ा, ऐसी कुंडली ली, देखी तो उस कुंडली में देखा कि राहु नीच का था। मैंने कहा एक काम करिए साहब, आप उत्तर दिशा में एक रूम है, उसमें आप सो जाइए। अच्छा, ओके। उसने कहा सर उसको विश्वास नहीं हो, क्योंकि बहुत मोटी फीस दे करके उसने ये दिशा का चयन करवाया किसी को। हाँ। मैंने कहा साहब आप मुझे फीस मत देना, जब देना जब आपको काम हो जाए, संतुष्टि हो जाए, आपको रिजल्ट मिल जाए। बेशक सही बात। वो व्यक्ति मेरे इस बात से बहुत प्रभावित होकर के और नॉर्थ में चला गया। 7 दिन बाद उस व्यक्ति का फोन आता है कि सर, अच्छा, मेरा जो 7 करोड़ रुपए जहां की डील थी, मतलब जो पैसा था वो नहीं आ रहा था, वो पैसा आ गया। अच्छा जी। मुझे नींद आना शुरू हो गई, मुझे बहुत बढ़िया। अब नीच जो तुम्हारी गड्ढा है, उस गड्ढे में ही जाओगे। हाँ। जो घर में गड्ढा खुदा हुआ, जो आपका घर क्या है, आपकी कुंडली वो घर है, और उसमें ही आप जाके गिरना चाहे तो मैं क्या कर सकते हैं, वो तो अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से लोगों को भी कस्टमाइज्ड वास्तु करना चाहिए, उसकी कुंडली को देख करके निर्णय लेना चाहिए कि इसका दरवाजा कहाँ है, इसका बेडरूम कहाँ। ये 2 चीजें जरूर देख लेना चाहिए, वरना ऐसी सामान्य वास्तु तो सिर्फ आधा घंटे में इस देश का हर व्यक्ति सीख सकता, जान सकता। व्हाट्सएप वास्तु कहिए उसे, तो उसे कहिए व्हाट्सएप वास्तु। हाँ, इसे व्हाट्सएप वास्तु वैदिक वास्तु नहीं है वो, व्हाट्सएप वास्तु। एक सवाल मैं करूंगा, आपने अभी बताया घर की बात करी तो मुझे अपने घर से अपना जहन में आ गया, एक सवाल जहन में आ गया कि घर मतलब फैमिली यानी परिवार, यानी हमारे संतान, हमारा करियर, हमारा सब कुछ। वास्तु का क्या व्यक्ति के व्यक्तिगत घटनाओं पर ही फर्क पड़ता है या उसकी संतान, उसके करियर, इस पर भी? देखिए साहब, निश्चित रूप से पड़ता है। अच्छा, मेरी संतान पर भी पड़ेगा? मेरा संतान पर भी प्रभाव पड़ता है उस भूमि का। अच्छा। और हर चीज पे प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सूर्य की किरणों का प्रभाव किसी से अजूता है? नहीं है, सब पे पड़ेगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके ऊपर धर्म जाति समुदाय से कोई मतलब नहीं। ठीक इसी तरह से आपकी भूमि की एनर्जी या जियोपैथिक एनर्जी मतलब भूमिगत एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी मतलब ग्रहों से आने वाली एनर्जी, जिस भूमि पर जो व्यक्ति रहेगा, जिस भूमि पर जो व्यक्ति रहेगा उसकी एनर्जी का प्रभाव उससे अछूता नहीं रहेगा। यदि उसकी कुंडली में वो बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेशन है, और यदि गलत लैंड एनर्जी है और ओरिएंटेशन भी गलत है, तो मैंने कितने जगह देखा है कि बच्चों के कैरियर खराब हुए हैं। चाहे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेहनत का रिजल्ट नहीं पाया गया। इसलिए निश्चित रूप से पड़ता है। कई जगह देखा कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके ईशान में टॉयलेट बनी थी और जुपिटर उनका कुंडली में नीच का था, तो उनको जैसे ही टॉयलेट हटवाया गया, काम सही हाँ। अच्छा, लेकिन सीधा प्रभाव पड़ता, लेकिन प्रभाव कब पड़ता ये बात अलग है।
नहीं, ये कब पड़ता है एक और बात है। वास्तु हमने पढ़ी, अपने आप ही अपने उपाय करे, कोई चलते फिरते वास्तुविदों से कोई बातचीत कर ली जिन्होंने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया है, फिर उसके हिसाब से असर नहीं आया तो वास्तु गलत सिद्ध कर दिया। लोग ऐसा ही तो करते हैं, वास्तु गलत थोड़ी हो जाती है। वास्तु गलत नहीं होती है, सूर्य और चंद्रमा कभी गलत नहीं हो सकता है, और सूर्य चंद्रमा की कलाओं के ऊपर वास्तु के सिद्धांत आधारित। लेकिन इतना पढ़े तो सही, कोई उस वैदिक को तो पढ़े। अरे लोग तो क्या पता क्या पढ़ रहा है, भारत में विदेश की वास्तु को लगा रहे हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा था कि नागपुर का एक किस्सा था जहाँ टॉयलेट गलत जगह बना था। तो 2-3 सवाल इसमें आ गए हैं। जी जी। एक तो मेरे पास सवाल ये है, मैंने उसी वक्त नोट करके रखा है कि आजकल टॉयलेट को लेकर काफ़ी डर पैदा किया जा रहा है। तो मतलब बड़ी वैसी बीमारी है, कहना नहीं चाहिए, लोगों को यहाँ तक डराया जा रहा है। और कुछ लोग तो आपसे ही सीखे हुए लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, लेकिन आप ही से शिक्षाएं, दीक्षाएं और ज्ञान लिया है, लेकिन वो भटक जाते हैं कुछ लोग। ऐसी भी कुछ वायरल वीडियो हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ईशान कोण पर किसी भी प्रकार से टॉयलेट बन गया तो कैंसर हो जाता है पूरे घर को। तो क्या ऐसी शिकायत भगवान ना करे जहाँ नागपुर में आपने करा था, ऐसी कोई बात थी या ऐसा कोई उदाहरण या ऐसा कोई एग्जाम्पल? सर, उसके वो टॉयलेट 35 ईयर से बनी हुई थी, 35 साल से, ना तो उनके घर में पहले कैंसर हुआ, अब तो टूट ही गई। ये कहना मात्र भ्रमजाल है। किसी एकाध के घर में हुआ हो उसे जोड़ दिया और उसको हम सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करते नहीं हैं, कर सकते। तो ये वैदिक वास्तु के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। हो सकता है, लेकिन ऐसा सबके घर में, मेरे पास इतनी सैकड़ों नहीं, वो तो ऐसे वीडियो में ये कहते हैं होगा ही होगा, ऐसे ऐसा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। फिर मैं देता हूं आपके लिए, जिनके यहाँ 50-50 साल से बनी हुई टॉयलेट ईशान में, जिनके प्लानेट अच्छे होते हैं, जिनका मार्केस ही गुरु हो, और उनके घर में बन जाए और मारक की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, तब वो बात अलग है। लेकिन सभी को ऐसा होगा, ये बिल्कुल गलत नहीं। पहली बात तो वो वास्तुवेदी नहीं है जो ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसा डराते क्यों है? मतलब धन वो के लिए? इस विषय पे मैं क्या चर्चा और क्या नहीं रीजन होगा? करूंगा। आप मत करिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मतलब हम यहाँ तक क्यों चले जाते हैं कि नहीं, मैं किसी तो को डरा दें हम? नहीं, हमारी पब्लिक गलत है। हाँ, वो सुनना चाह रहे हैं वो। मैं तो कह रहा हूं मेरे ऊपर भी विश्वास न करें, विश्वास करें आप वैदिक ग्रंथों के ऊपर, उनको पढ़ें, उनको देखें, और उसके बाद निर्णय लें, उसके बाद डिसीजन करें कि क्या गलत क्या सही। गलत सही का तो निर्णय ये सोच के लेना है, लेकिन वो तभी होता है जब आप जैसे लोगों को भी सुना जाए और उनको भी सुना जाए, और लोग इतना वक्त निकालें, जल्दी ना करें। मुझे और उन्हें सुनने से कोई भी सबसे ज्यादा बेहतर तो ये है कि कहीं कोई प्रूफ भी देना चाहिए व्यक्ति के लिए कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। आजकल कोई बहुत बड़ा ज्ञानी जन्म नहीं ले गया, जो हमारे ऋषि मुनि थे उनसे बड़ा। बेशक सही बात है, वैदिक बात जो वैदिक बात। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो वास्तु का प्रभाव है, जैसे आप वहाँ टॉयलेट हटाया वो तो सब सही हो गया, वैसे अगर मैं बात करूँ, क्या जीवन भर पड़ता रहता वो प्रभाव? नहीं, कोई भी वास्तु दोष का प्रभाव जीवन भर कदापि नहीं पड़ता। जैसे कोई आपके घर में कोई महादोष है, अच्छा, बड़ा दोष है, हाँ, जब उसकी उसी जैसे कि किसी के घर में पश्चिम में कोई दोष है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और उसकी जब शनि की महादशा आएगी और शनि नीच का है, तो निश्चित रूप से समझना कि उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। उसको अच्छा। सबसे ज्यादा कष्ट उसी समय होगा। इसलिए ये ना सोचे कोई व्यक्ति कि उस व्यक्ति को किसी भी दोष का दुष्प्रभाव जीवन भर पड़ता है। यहाँ समझने का प्रयास करना कि जो 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह आपके दिशाओं विदिशाओं में स्थित होते हैं। हाँ, बताया था आपने, मैंने पहले ही बताया था। तो जब आपकी कुंडली की दशा महादशा जो शुरू हुई और वही ग्रह का दोष यदि आपके घर में रहा, तब उसका दुष्प्रभाव, कष्ट, मुसीबत, परेशानी उस समय सबसे ज्यादा पड़ेगा। गुणनफल हो गया वो, गुणनफल हो गया। अच्छा, इससे एक जहन में सवाल आ रहा है, जैसे मैंने आपने बताया था, मेरे घर पे मैंने अपना जिक्र किया था जी, तो आपने कहा था कि अगर जो गृह स्वामी है, जो मेन है, मुखिया है, हाँ, उसका जो घर है, जिसका घर, तो जो लोग किराए पे रहते हैं वो तो गृह स्वामी नहीं है, तो उन पर क्या फर्क पड़ता है? उन पर कोई फर्क पड़ेगा? वो तो गृह स्वामी ही नहीं है उस जगह के। किराए पे रहने वाले लोगों पर भी फर्क पड़ेगा क्या? बहुत बढ़िया बात कही आपने जी। मतलब कोई व्यक्ति यदि किराए पे रह रहा है तो यानी कि उसका वास्तु का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। नहीं, आपने जैसे कहा ना, नहीं, ये गलत मिथ है, ये जो आज फैलाया जा रहा है। फिर तो ऐसा है
कि जब कोई दुनिया में जितनी भी वास्तु लोग देखते हैं जो किराए की लेना है, फिर उन्हें वास्तु दिखाना ही नहीं चाहिए। हाँ, नहीं दिखानी अरे चाहिए। वास्तु की वह परिभाषा को देखो हाँ। कि जब जो व्यक्ति जहां रहता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता, वरना तो श्रवण कुमार जहां जा रहे थे ना, तो वो उनकी तो नदी का तीर किनारा उनका था नहीं, उनने पैर रखा वहां पर और पैर रखते ही वहां की निगेटिविटी उनके बॉडी में प्रवेश की और उनकी मति भ्रष्ट हो गई कि मैं पिता को कंधे पे क्यों ला दूं। तो ये बहुत बड़ा भ्रमजाल है। जो व्यक्ति जहां बसेगा उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। हाँ, इसके उल्टी मैं बात कहूं कि जो व्यक्ति जहां पर नहीं रहता है और उसके नाम से रजिस्ट्री भी है तो उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मेरी गाड़ी जो है वो अभी नागपुर पर ही अटकी है डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ टॉयलेट वाली बात भी मैंने आपसे पूछी थी। तो आपने वहाँ ये कहा था कि टॉयलेट को तोड़ा, जगह से बनाया तो सही हो गया। अब कोई फ्लैट में रहता है या कुछ उसकी सामर्थ्य नहीं है, अब वो या परिस्थितियाँ ऐसी हैं वो तोड़ नहीं सकता, तो बिना तोड़ फोड़ के भी कोई इलाज है क्या? बिल्कुल बिना तोड़ फोड़ के सारे इलाज होते हैं। तोड़ फोड़ का नाम वास्तु नहीं है, व्यवस्थित जीवन जीने का नाम वास्तु है। अच्छा। 5 एलिमेंट को बैलेंस करो और 5 एलिमेंट को अकेले तोड़ फोड़ के बैलेंस नहीं किया जाता। आज मैं जाते जाते अपने दर्शकों को 3 ब्रह्मास्त्र दे के जाना चाहता हूं, जिससे कि बिना तोड़ फोड़ के वो किस तरह से पूरे घर की वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। यदि किसी घर में जबरदस्त निगेटिविटी हो, बहुत परेशान अशांति मची हुई हो, तब आप एक पीली सरसों को सिर्फ 100 ग्राम लीजिए, धोकर के साफ सुथरा करके मुट्ठी में अपने इष्ट का मंत्र या अपने इष्ट को स्मरण करके और उस पूरी सरसों को शनिवार की रात्रि में पूरे घर में फैला दीजिए। दूसरे दिन मयूर पंख से झाड़ करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। तुरंत 24 आवर्स में मेरी गारंटी है रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, 24 घंटे के अंदर नेगेटिविटी को पूरी एब्सॉर्ब कर लेगा। क्या बात। दूसरा, एलिमेंट बैलेंस के लिए 5 तत्व होते हैं इस पूरे के पूरे हर भवन में। पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी, इंसान 5 तत्वों से बना। उनके लिए एलिमेंट बैलेंसिंग मेथड बता रहा हूं कि 4 नारियल लीजिए। अच्छा। 4 नारियल, 4 रंग के कपड़े, सफेद, लाल, पीला, हरा। नारियल सूखे? नारियल गीले, पानी अच्छा। युक्त, जल युक्त। जलयुक्त। पीली सरसों लीजिए जी। हल्दी और सुपारी जी। और चांदी का 4 स्वास्तिक। सभी को एक एक कलर के कपड़े में रख करके रक्षा सूत्र से बांध लीजिए। ठीक है। ईशान कोण पर सफेद रंग का, आपके पूरे भवन के ईशान कोण पर सफेद रंग का नारियल हैंग कर दीजिए कॉर्नर में जाकर। अच्छा, वो दिखे या ना दिखे? ऊपर थोड़ा। हाँ, ऊपर। ओके। और आग्नेय कोण पर साउथ ईस्ट में रेड कलर, साउथ वेस्ट में येलो कलर एंड नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर का। ये हो गया एलिमेंट बैलेंसिंग मेथड। ओके। लास्ट में आपको दे रहा हूं कि यदि किसी घर में कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो जी, उस निगेटिविटी क्या है? ऑक्सीजन लेवल्स जिस घर में सबसे कम हो जाता है, जहां पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस या सुबह सुबह की इनर्जेटिक किरणें उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं जो रिजल्ट मिलेंगे। मेरा 1,01% कहना है कि रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अच्छा। आप एक साउथ ईस्ट कॉर्नर में नाभि से ऊपर एक स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक चावल का, सफेद चावल, यदि आपको धन चाहिए और रोग से मुक्ति चाहिए तो पीले रंग के चावल को करके स्वास्तिक बनाइए। और एक गाय के घी का दीपक लीजिए और सांस को रोक करके इच्छा को रख के रुकी हुई सांस के साथ वह दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। वह दीपक जब तक 1 किलो घी खत्म ना हो तब तक उसमें घृत डालते रहिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, किसी के यहाँ 1 माह, 2 माह, जब तक चल जाए। उसके बाद मेरा चैलेंज है कि आपको रिजल्ट 1000% मिलेंगे। सारी निगेटिविटी यूं ही धू करके पलायन कर जाएगी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, दिल तो नहीं है आपसे विदा लेने का, लेकिन आखिरी में एक सवाल और करूंगा, फिर उसके बाद हम विदा लेंगे और फिर अगला पॉडकास्ट आपके मेरे साथ स्वर विज्ञान पर करने का बड़ा मन है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन अभी इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आखिरी में बस जानना चाहते हैं निचोड़। एक आदमी क्या कहता है, सब ज्ञान ले लिया भाई, हमें तो एक उपाय बता दो, एंड में कंक्लूजन बता दो। हम पर आप जैसी स्कॉलर बुद्धि एक आम आदमी पर तो होती नहीं है। तो सामान्य आदमी के लिए बताइए, वास्तु में सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दोनों अलग बातें हैं जी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है वास्तु में
कि जिस भूमि पर भवन रहा है उसकी लैंड एनर्जी, और दूसरा कॉस्मिक एनर्जी जो उसे प्रभावित करती है। कॉस्मिक में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालती हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये सूर्य की किरणें धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष कोई माने या ना माने, बिल्कुल सही, वो तो अपना सनराइज अपने समय पे होता, सनसेट अपने विज्ञान है, वो साइंस है। बिल्कुल सही बात है। उस साइंस को कोई नोबडी कैन डिनाई। तो भूमि जरूरी हो गई। हाँ, अब क्या क्या निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जब आप घर बना रहे हैं तब आप अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी कि आप जब भी देखें तो उसमें मुहूर्त देख लें जब आप निर्माण करने जा रहे हैं। कई जगह मैंने पाया कि लोगों ने पूरा वास्तु से बना लिया, लेकिन मुहूर्त ही गलत समय पर कर लेने से उनको कई वर्ष लग गए निर्माण करने में। तो मुहूर्त देखें, फिर देखें कि जो मैप है, जो घर बना रहे हैं, उसमें मेन डोर सही जगह पर हो, रसोई घर सही जगह पर हो, बेडरूम सही जगह पर हो, बस इतना ध्यान रख लें, बस ठीक है। एनर्जी भरपूर है तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दिल नहीं, अभी सच में बहुत सारे सवाल हैं, मुमकिन हुआ तो वास्तु पर भी एक पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन अभी तो अगला पॉडकास्ट हम करेंगे सौर विज्ञान पर। सिर्फ इस देश में पढ़ने वाले जितने भी मिथ हैं, हाँ, उनके ऊपर अवश्य चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहब, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, बेइंतहा आपने अपना वक्त दिया। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई जगह पॉडकास्ट करता हूं, जी जी, लेकिन जिस तरह से जिज्ञासाएं आपके अंदर जागृत होती हैं, वैसी मैंने और कहीं नहीं पाई। आप कर देते हैं जिज्ञासा जागृत। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र जैन साहब मौजूद थे। क्या कहूँ उन्हें स्कॉलर कहूँ या कहूँ कि ज्ञान के पांडित्य पूर्णतः वो भी तथाकथित नहीं, मतलब वर्तमान वैज्ञानिकता से जोड़ते हुए वैदिक ज्ञान, ऐसा संतुलन, या कहूँ कॉन्ट्राडिक्शन, या कहूँ विरोधाभास हमारे दृष्टिकोण से असल में देखा जाए तो बहुआयामी व्यक्तित्व वही होते हैं जो बहुआयामी विधाएं, बहुआयामी विज्ञान का और विद्वान का सहारा लेते हैं। हाँ, इन्होंने एक जिक्र ये भी किया कि शिवजी का भी जिक्र किया, तो ये राजेंद्र जैन साहब हैं, लेकिन कितना थॉरो नॉलेज होगी, शास्त्रों का कितना ज्ञान होगा, अध्यात्म का कितना ज्ञान होगा, और एक्सेप्टेंस कितनी होगी, जैनिज्म का स्यातवाद कितना अंदर रखा होगा कि ये भी सत्य हो सकता है तो ये भी सत्य हो सकता है। तो शिवजी भी उसमें समाहित हैं। ऐसी शख्सियत के साथ अगला पॉडकास्ट आप मेरे साथ जरूर देखिएगा। ज्ञान के सारे दरवाजे खोलने के लिए ही नहीं, जीवन में हमारे जिनवाणी चैनल की टैगलाइन लाने के लिए, यानी सुख शांति समृद्धि लाने के लिए। कॉन्वो कॉर्नर में इस पॉडकास्ट सीरीज में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय जिनेंद्र।